हेलो दोस्तों, कुंद इंडियन रेल में चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि साइंस का एनसीईआरटी जो क्लास स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी 9th और 10th का। तो 10th का तो आप लोग का जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे बराबर उनका वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। सारा क्लास एक दो चैप्टर बचा हुआ है तो वो भी कंप्लीट करवा देंगे। 9th स्टार्ट होने वाला है। जो स्टूडेंट नहीं देखेंगे उनके लिए मैं बता दूँ, ये आप लोग का ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी, NTPC, RPF, JEE, ये सारा के लिए आप लोग को ये क्लास है दोस्तों। जो भी देख रहे होंगे आप, जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर फॉलो करते होंगे, देखिए RPF हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आप लोग को ALP हो गया, सारा चीज़ NTPC ग्रुप डी सारा फॉलो करता है आप लोग को, क्योंकि सिलेबस में भी वही दिया है 9th और 10th का। तो आप लोग भी उसे फॉलो कीजिए। आप लोग को यदि नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूँ दोस्तों, मैं आप लोग को मैं अभी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ। ये ID कार्ड आप लोग के लिए इसलिए मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट होकर आप लोग ज़्यादातर पढ़ाई कीजिए, और ये भी आप लोग को ID कार्ड अपने गले में लगाइए। तो 24-25 में ये ID कार्ड जरूर अपने गले में लगाइए दोस्तों। इसी कारण मैं ID कार्ड को आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक। तो उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ साइंस के लिए, साइंस के स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है साइंस के ऊपर। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ मैथ रीजनिंग सब बना लेते हैं। साइंस के लिए मैं जो जितना क्लास करवा रहा हूँ, जितना नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ओरिजिनल नोट्स एकदम सारा चीज़ आप लोग को जिस तरह मैं पढ़ा था, एक एक लाइन बाय लाइन करके नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग को टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना यदि करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप लोग जितना प्लेलिस्ट वीडियो है सारा वीडियो देख लीजिए। आप लोग को साइंस में कहीं डाउट नहीं होने वाला है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप लोग उतना फॉलो करते हैं ईमानदारी से। तो जिस तरह मैं लाइन बाय लाइन करके पढ़ा तो ये आप लोग को सारा एग्जाम में कवर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग यदि प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देखिए, LP टेक्नीशियन ग्रुप डी, NTPC, RPF, JEE सारा चीज़ आप लोग को यहीं से क्वेश्चन उठा के मिलता है, ठीक। सिर्फ NTPC में आप लोग को न्यूमेरिकल कम देखने को मिलेगा, और वो ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा उत्तर क्वेश्चन रहता है। तो ह्यूमन बॉडी का चैप्टर आप लोग ज़्यादा फॉलो कर लीजिएगा एनसीईआरटी का, तो आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप लोग को चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक लाइन समझिएगा। थोड़ा ये एनसीईआरटी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट आप यदि मेहनत से समझते हैं तो अच्छे से समझते हैं तो ज़रूर समझ में आएगा। तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे ये 9th क्लास का आप लोग के लिए एनसीईआरटी है, जो कि साइंस एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 4 आज का क्लास होने वाला है। तो इसका अध्याय 4 होगा जो कि परमाणु की संरचना। तो आप लोग 10th का जितना भी 10th क्लास का साइंस का वीडियो था आप लोग को प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। 10th क्लास का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसमें से एक दो चैप्टर ही बाकी है 10th क्लास में। तो उसमें से बीच में से आप लोग को मैं कभी ना कभी वो वीडियो बना दूंगा, तो 10th क्लियर हो जाएगा। सारा वीडियो बना चुका है। तो फिर हम 9th स्टार्ट किए। 9th अब देखिए कब तक चलता है। ये चौथा आप लोग का चैप्टर आज होने वाला है, तो इसको देख लीजिए एक बार क्या क्या रहने वाला है आप लोग को। तो एक बार देख लीजिए आप लोग पूरे अच्छे से। तो ये सब आज पूरा रहने वाला है दोस्तों। तो ये आप लोग को देख रहे होंगे, ये है 9th क्लास का आप लोग को एनसीईआरटी साइंस दोस्तों। तो इनका आज क्लास होने वाला है, तो आप लोग इसको पुराना ये न्यू वाला भी लीजिएगा, तो दोनों का चैप्टर सेम टू सेम। ये सिर्फ 10th में एक दो चैप्टर का कमी किया गया है। तो 10th वाले में जो न्यू एडिशन है उनमें थोड़ा कम हुआ है। ये 9th का है, तो 9th का न्यू और ओल्ड, जो भी ओल्ड बुक था न्यू वाला जो आया है न्यू एडिशन का, तो उनमें सेम टू सेम ही चैप्टर मिलेगा। तो आप लोग बुक भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिएगा। चलिए आप लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास का सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप लोग कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके लोगो पे क्लिक कीजिएगा, लोगो पे जाके प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, सारा क्लास मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करता है। इसका यदि PDF चाहते हैं तो PDF कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग को वहाँ पे PDF मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए अध्याय 4 चलते हैं, परमाणु की संरचना। तो चलिए नेक्स्ट में क्या लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसी को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे आप लोग यदि समझना चाहते हैं तो वीडियो रोक के पूरा एकदम रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा समझ फिर आ जाएगा। आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा वीडियो रोक के। नहीं तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं सिर्फ आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया देखिए, इन क्रियाकलापों से यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुएं, जो भी दो वस्तुएं को आपस में रगड़ने से क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाते हैं। कोई भी वस्तु को यदि आपस में रगड़ने से उसमें क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा। तो भाई बोल रहा है विद्युत आवेश आ जाते हैं। यह आवेश कहाँ से आता है, तो इनके बारे में नेक्स्ट में बताया गया। चलिए उनके बारे में देखते हैं। जैसे परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिक ने योगदान दिया था, ठीक है। जो भी परमाणु है उनके पता लगाने में कई वैज्ञानिक ने योगदान दिया। तो उनको वैज्ञानिक का नाम देखते हैं, कौन कौन सा वैज्ञानिक था। इससे 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु जो है
ये परमाणु जो है साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। जो परमाणु है बोल रहा है वो साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बोलेगा किसने किया था, तो जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन ने इसका पता लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले इलेक्ट्रॉन के संबंध में जो जानकारी था उनसे प्राप्त होने के पहले गोल्डस्टीन ने कब 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिससे उन्हें कैनाल रे, तो कैनाल रे की खोज पूछता किसने किया था, तो बता दीजिएगा गोल्डस्टीन ने किया था। तो ठीक है, तो वो कैनाल रे का नाम कौन दिया था, गोल्डस्टीन ने 1886 में दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। क्या था, ये किरणें जो है धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन्हीं के कारण दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। तो ठीक है, तो ये पूछ लेगा कैनाल रे कैसा था, पॉजिटिव था नेगेटिव, तो ये बोल रहा है कि धनावेश विकिरण थी। इसी के कारण दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। क्या बोला, इन कणों का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, किंतु विपरीत था। ये क्या था, विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक तक, कितना, 2000 गुना अधिक था, अधिक होता है। उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो क्या दिया गया था, तो प्रोटॉन का नाम दिया गया। ठीक, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस के द्वारा प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन की द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश क्या होता है, +1 होता है। चार्ज क्या होता है, +1 लिया जाता है। द्रव्यमान जो है 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, लगन होता है, और इससे और आवेश -1 होता है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि कैनाल रे का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे बोला गया है यहाँ पे देखिए, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। जो परमाणु है बोला गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेश को संतुलित करते हैं। क्या होता है, परस्पर आवेश को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। जो प्रोटॉन है वो परमाणु का क्या है, सबसे भीतरी भाग में बोल रहा है कि सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर में होता है, तो उनको बोल रहा है आसानी से निकाला जाए, लेकिन प्रोटॉन बोल रहा है अंदर में होता है, इसी कारण बोल रहा है बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो ये वैज्ञानिक का कहना था। तब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। चलिए नीचे देख लेते हैं। ये सब चलते हैं, परमाणु की संरचना देखना है। क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमाणु की संरचना। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझिएगा। थोड़ा एनसीईआरटी बोरिंग लगेगा, मैं आप में पहले ही बता देता हूँ। थोड़ा एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ने में बोरिंग लगेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य रखे समझिए, अच्छे से समझिए, अपने आप को टाइम दीजिए। देखिए फिर आप लोग अपने आप समझ आएगा। कोई भी चीज़ में आप टाइम देने लगेगा तो वो चीज़ आप लोग को समझ आने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों, जो कि कोई चीज़ है कि जो कोई अपना एक्सपीरियंस साझा करता है, जैसे कोई है कि बता रहा है कि उसको भटकने नहीं दे रहा है, तो वही काम मेरा है दोस्तों, आप लोग को भटकने नहीं दे रहा है। ये किताब वो किताब पढ़ें, तो वो सब आप लोगों को ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप लोग ये एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और एक एस के झा का बुक आता है उनको ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, और टीचर आप लोग को बता ही दिए थे, तो जाके चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 बुक ले लीजिए। तो आप लोग के लिए टेक्स्ट बुक ऑफर चल रहा है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये टेक्स्ट बुक ऑफर है, आप लोग कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा JQ। क्या, ये कूपन कोड है JQ यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए JQ क्या लिखा है, JQXKHX। इसका कूपन कोड आप लोग उपयोग कीजिएगा, तो आप लोग का जो 499 अभी ये 29 से 31 अगस्त के बीच, कब 29 से 31 अगस्त के बीच अवसर 499 रुपया में दे रहा है टेक्स्ट बुक पास। ठीक है, तो 440 रुपया में आप लोग 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। JQXKHX आप लोग अप्लाई करते हैं तो ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करके ये टेक्स्ट बुक पास ले लीजिएगा दोस्तों। आप लोग को यहाँ पे जितना भी SSC हो गया, रेलवे हो गया, तो सारे एग्जाम इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया जितना एग्ज़ाम होता है इंडिया में, सारा एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक पास पे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, हज़ारों में क्वेश्चन मिलेगा, हज़ारों में टेस्ट मिलेगा, सब चीज़ मिलता है यहाँ पे। लाखों में स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट देते हैं, तो यहाँ पे देने से आप लोग को तैयारी भी मालूम चलेगा किस लेवल तक है। तो आप लोग ये
कूपन कोड उपयोग कर लीजिएगा। और ये आप लोग 440 में आप लोग टेक्स्ट बुक पास 31 अगस्त तक ले लीजिए। तो आप लोग सिर्फ ये 2 बुक फॉलो कीजिए दोस्तों, आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी वीडियो आप लोग को देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को बना दिए हैं जो कि गाइडेंस के ऊपर आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो उनको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास चलते हैं। आप लोग को क्या है नेक्स्ट टॉपिक में परमाणु की संरचना। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग को परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना के बारे में क्या बोला गया, देखिए हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, हम पढ़े थे पिछले क्लास में, आप लोग देखे होंगे, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी था। डाल्टन ने क्या बोला था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को इस धारणा को गलत साबित कर दिया। किसने? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या हो गया, ये गलत साबित हो गया। डाल्टन पूछता है कि डाल्टन ने क्या बोला था परमाणु के बारे में, तो ये अविभाज्य बताया था और अविनाशी बताया था, यानी ये विभाज्य नहीं हो सकता। तो ये इसका क्या हो, गलत साबित हो दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया था। क्या किया था? भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया था। जैसे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं के संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो जे टॉमसन ने सबसे पहला वैज्ञानिक थे। क्या था? जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जो परमाणु के संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन पहले खोजा था, तो इसी ने परमाणु के बारे में बताया होगा ना, इसे। तो अब चलिए इसके पॉइंट में है कि टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या बताया था, तो वो देख लेते हैं। तो ये थोड़ा लगेगा बोरिंग जैसा। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। क्या था? क्रिसमस केक की तरह। इनके अनुसार परमाणु, तो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते कभी हंसी भी आता है दोस्तों। परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ता, टाइम वेस्ट होता है। फिर ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे बताया कि लाल भाग की तरफ बिखरा है जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये तरबूज के बीज जो दिख रहा है ना आप लोग, तो ये यहीं से याद रखें, तरबूज के बीज के जैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वही बताया गया। देखिए टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया। जैसे ब्रिटिश भौतिक शास्त्री था। क्या था? ब्रिटिश का था, जो कि भौतिक शास्त्री थे जे टॉमसन। क्या, कब से कब? 1856 से 1940 का। जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। पूछ लेता है कभी कभी किसके खोज के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इसको जे टॉमसन में 1906 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैमेंडियस प्रयोगशाला के निर्देशक थे। क्या था? कैम्ब्रिज में कैमेंडियस प्रयोगशाला के निर्देशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला था। जैसे टॉमसन ने प्रस्तावित किया, क्या किया था? टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि नंबर 1, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। ये टॉमसन का था। तो ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखना। परमाणु जो है धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग, तो नीचे क्या लिखा है, क्या देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखा गया है, यद्यपि टॉमसन जो है, टॉमसन के मॉडल के परमाणु के सिद्धांत होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस मॉडल का आगे क्या बोला गया, समझाया नहीं देखा। तो इसका आगे बताया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आप लोग का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये आप नोट कीजिएगा। जैसे अंडर्स रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन पर, जो कि इलेक्ट्रॉन था, उनके परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है।
उनके जानने की इच्छा था कि कैसे व्यवस्थित था रदरफोर्ड के द्वारा। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पे टकराया था। ये पूछता है कि किस पे टकराया गया था अल्फा कणों को, तो वो सोने की पन्नी पे टकराया गया था। किस पे टकराया गया था? तो सोने के पन्नी पे टकराया गया था। ठीक है, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे और सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। क्या था? 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, याद रखना आप लोग को। ठीक है, जैसे अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण क्या होता है? द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं ये चीज़। अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों पे पर्याप्त ऊर्जा होती है। क्या होता है? इन अल्फा कणों पे क्या होता है? पर्याप्त ऊर्जा होती है, जो बताया गया हीलियम के बारे में। तो यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं के विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे। क्या था? अल्फा कण जो था वो प्रोटॉन से अधिक भारी था, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। किसने? तो रदरफोर्ड ने। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए फिगर के साथ समझाइए। ये जो है सोने के परमाणु है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कण देख रहे होंगे, ये अल्फा कण हो गया। अब सोने की परत द्वारा अल्फा कणों के परिकर्णन थे, इस तरह परिकर्णन किया था। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। लेकिन अल्फा कण जो कि परिकर्णन का प्रयोग ने आशा का बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। ठीक है, इससे निम्नलिखित परिणाम मिले, जो कि सोने से उनका परिणाम मिला अल्फा कण के लिए। तो तेज गति से चल रहा अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाता था। क्या क्या? जो तेज गति से चल रहा था वो अधिकतर अल्फा कण क्या था? सोने की पन्नी से सीधे क्या था? सीधे निकल जा रहा था, मुड़ नहीं रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड बात आप लोगों को आगे। फिर तो कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों कौन से विक्षेपित होते थे? क्या? बहुत छोटे कौन से बचे? आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया था। क्या हुआ? तो जब 12,000 कण दिया था वो कणों में से क्या किया? एक कण जो वापस आ गया था। तो उससे पता चला, देखिए आप, रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो ऐसा समझाया गया है। जैसे कि ई रदरफोर्ड जो है 1871 से 1937 का जन्म, इसका 1871 में क्या पे हुआ था? स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। ठीक है, उनको नाभिकीय भौतिक का जनक भी कहा जाता है। क्या? नाभिकीय भौतिक का जनक भी कहा माना जाता था उस समय। रेडियो धार्मिकता पर अपने योगदान, ये किसने रेडियो धार्मिकता पे भी अपना योगदान दिया था, ये चीज़ याद रखना है। अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक के खोज के लिए, परमाणु के नाभिक भी खोज किया इसी के सोने के पन्नी से। तब तो नाभिक का पता चला उसको, कोई सीधा जा रहा है, कोई लौट के आ रहा था। तो खोज के लिए वह बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इन प्रयोगों के से जो निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपने आंखों के बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। तो ये चीज़ सामने खड़ा रहने दीजिए दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा, इसको समझना है तो अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। जैसे उनके बीच पत्थर निकल जाता है। क्या होता है? उनके बीच पत्थर। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। नंबर 1, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। क्या है? परमाणु के भीतर जो उससे पार हो गया तो उससे लगा कि ऊपर भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो भी पॉइंट मैं छोड़ा हूँ उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं इस तरह नहीं, आप लोग देखते होंगे मैं हर वीडियो में बनाते हैं तो उन्हें कहीं भी हम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहते ना वीडियो लाइक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जिसको अच्छा लगेगा वो खुद लाइक करेगा और जिसको ज़रूरत है उनको खुद सब्सक्राइब करेगा। ठीक है दोस्तों, जिसको लगता है कि हाँ मैं अपना 100% देता हूँ या हम सही चीज़ बताता हूँ आप लोग के लिए, सही हर चीज़ को आप लोग को मतलब भटकने नहीं देता हूँ, सही रास्ते पे आप लोग को ले रहा हूँ, तो इस तरह लोग देखते हैं और अच्छे से वीडियो को भी लाइक करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन हम देखिएगा आप लोग कहीं भी मैं वीडियो में आप लोग के लिए नहीं बोलता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं जानता हूँ जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही कर देता है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ किसी का वीडियो अच्छा लगता है तो मैं भी कर देता हूँ। तो आप लोग को भी यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर किया कीजिए, मैं कभी बोलता ना हूँ। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए नंबर 2, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। क्या होता है नंबर 2 में, क्या था, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणुओं में धनावेशित भाग बहुत कम है। क्या होता है, इससे ज्ञात तो क्या होगा, तो उसका धनावेशित भाग जो है वो कम है। नंबर 3, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने की परमाणुओं का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में क्या लगा, निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10.5 गुना छोटी है। कि जो भी नाभिक की त्रिज्या था वो परमाणु की त्रिज्या से क्या इतना गुना छोटी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पूछता है, आप लोग याद रखना। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणुओं का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। पूछा कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। क्या था, निम्नलिखित लक्षण थे। देखिए आप लोग के लिए मैं कब वीडियो बना रहा हूँ, 11:27 अब ये हो चुका है। कब तक ये वीडियो बनेगा, 12, 12:30, 1 बजे तक, कोई मालूम नहीं है। ठीक है, तो टाइम नहीं रहता, इसी कारण मैं नहीं बनाता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि नहीं, तो देखिए कितना न्यूज आया, अभी आधार वेरिफिकेशन आया, तो फिर आप लोग का 61,000 वैकेंसी बोला था, हर 1 साल में 4 बार भर्ती निकालेंगे, तो उस सब पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहने के कारण नहीं बनाता हूँ। लेकिन आप लोग को जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है उस पर सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। जैसे कैसे कोई चीज़ का तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो एक सही रास्ते यदि कोई बता देता है ना, तो जल्दी सक्सेस मिलता है दोस्तों। तो वही चीज़ मैं करता हूँ। यदि मैं भी पढ़ूंगा तभी सिलेक्शन हुआ, आप भी पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन वो चीज़ यदि कोई गाइड कर रहा है, वो चीज़ कोई एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा है, तो वो जल्दी आप लोग को सीखने को मिलता है और वो चीज़ जल्दी सक्सेस में बदलता है। ठीक है, यही होता है, जो पढ़ेगा तो उसी का होगा, ये इतना जान लीजिए। तो फिर कहाँ चल रहे थे हम लोग, हाँ, तो फिर यहाँ चल रहे थे, प्रस्तुत क्या हो जिसका निम्नलिखित लक्षण थे। नंबर 1, परमाणु का केंद्र जो धनावेशित होता है, जिसे नाभिकीय कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। नंबर तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन में नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम था। क्या था, नाभिक के आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में वो काफ़ी कम था। ये रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का सिद्धांत है दोस्तों। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां था, वो क्या था, वो उसका सही था। ये क्या था, इसका कमियां रह गया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। देखिए, परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। जो कि परमाणु है, बताया गया है कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकृत करेगा और नाभिक से टकरा कर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। तो यही कमियां था दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, कि वो बोला गया तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। ठीक है, तो कमियां यही था। फिर आ गया आप लोग को बोर का परमाणिक मॉडल। क्या था, बोर का परमाणिक मॉडल आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। जैसे रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों के दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। जैसे नंबर 1, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था वो बताया कि केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो विविक्त कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जैसे नील्स बोर के बारे में बताया गया है कि जो नील्स बोर था वो 1885 से 1962 का तक था। ठीक है, जन्म इसका 1885 में हुआ था, कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसी समय ये सब आदमी प्रोफेसर था, समझ लीजिए। अरे अब ये आदमी कोई बन नहीं पा रहा है, भौतिक शास्त्र प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जो 1922 में परमाणु संरचना पर प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। ठीक है,
इनका 3 पुस्तक याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नंबर 2 एटॉमिक थ्योरी, और नंबर 3 था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र इतना में एक परमाणु की ऊर्जा के स्तरों को दिखाया गया। तो देखिए किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर के इस प्रकार दिया गया है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कक्षा, जो कि ये कक्षाएं, ये कोर्स KLMN इस तरह करके होता है दोस्तों, जो कि 1 2 3 4 करके द्वारा दिखाई जाती है इसको। तो ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर पॉइंट, तो आप लोग को ये इसको नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, आप लोग को क्या लिखा गया देखिए। न्यूट्रॉन के बारे में लिखा गया है, फिर इसके बारे में न्यूट्रॉन के बारे में। चलिए न्यूट्रॉन के बारे में चलते हैं। 1932 में चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज निकाला था। किसने? न्यूट्रॉन की खोज पूछेगा तो किसने किया था, कब किया था, ये भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 1932 में चैडविक ने किया था, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, ईंट पर नाचे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, ईंट पर नाचे। देखिए ई से इलेक्ट्रॉन को, टी से टॉमसन ने किया था, प से प्रोटॉन को, र से रदरफोर्ड ने किया था, 9 से न्यूट्रॉन को, 4 से चैडविक ने किया था। तो ये ट्रिक है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिए। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने किया था, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। क्या था? अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कौन सा तत्व एलिमेंट में छोड़कर सभी में रहता है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं रहता, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। समझते हैं, न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान के योग के प्रकट किया जाता है। जो कि परमाणु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान उनमें क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं आप लोग को नेक्स्ट पे। तो ये हाइड्रोजन दोस्तों, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट में, आप लोग को क्या बताएं। जैसे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। जैसे परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किया था, जो कि बोर-बरी का नियम बोलते हैं, वही है। बोर-बरी के कुछ नियम का प्रस्तुत किया था, बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नंबर 1, इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा उपस्थिति अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के सूत्र होता है। जैसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के सूत्र क्या था, 2n², ठीक है। यहाँ पे KLMN को करके बैठा है। K के लिए 1 बैठाइएगा n के जगह, L के लिए 2 बैठाइएगा n के जगह, तो उसी तरह 2n² फॉर्मूला पे आप लोग को सारा चीज़ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ भी लेता है, तो बोर-बरी का नियम है, ठीक है। जहाँ n की कक्षा के लिए ऊर्जा स्तर रहते इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहली कक्षा K से शुरू होता है। क्या? KLMN, इस तरह जो बोल रहे थे भाई। देखिए K के लिए 1 रखना है तो 1 रख दिए, K के लिए 1 2 3 4, फिर 2 रखना है, L के लिए 3, M के लिए 3, N के लिए 4। तो यहाँ पे निकाल के आप लोग पूरा निकल जाएगा। तो देखिए 1 के लिए K को उसमें बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको फार्मूला बैठाइएगा। तो L में निकलेगा आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन, M में निकलेगा 18 इलेक्ट्रॉन, फिर N में निकलेगा 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आप लोग बैठाते रहिएगा फॉर्मूला 2n² पे, तो आप लोग सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। आप लोग 10th का भी जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। तो जैसे पहले 18 तत्वों को परमाणु संरचना का व्यवस्थित किया था। देखिए सोडियम को, मैग्नीशियम को इस तरह व्यवस्थित किया गया था, ठीक है। तो आप लोग वीडियो रोक इसे देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे बोला गया कि नंबर 2, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 में बोला किसी परमाणु के लिए दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं सकते। जो पहले वाले भीतर का कक्षा वो पूर्ण रूप से जब तक बाहर में भरेगा नहीं, तब तक बाहर में ये स्थान नहीं लेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्रमानुसार बढ़ती है। क्या होता है? मतलब क्रम के अनुसार भरते हैं। जैसे पहले 18 तत्व परमाणु संरचना को व्यवस्थित इतना पॉइंट में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। फिर
तो नेक्स्ट में फिर संयोजकता है, किसके बारे में, संयोजकता के बारे में। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो भी किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में, जैसे 2 4, इसका क्या है, कार्बन का है ना, कार्बन का होता है ना 6 का हो जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए 2 4, तो इसमें जो बाहरी कक्षा में जो बताया गया है, तो बोला कि जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी को संयोजकता बोलते हैं। तो इसका बोलेगा कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, जो बाहरी कक्षा में, तो इसका 4 हो जाएगा, वही उदाहरण के साथ दिया गया। कहा जाता है बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु को बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अधिकतम हो गया, तो बोरा में इसका ट्रिक हो जाएगा। तो कौन सा नियम से रख सकता है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए बोरा में अधिकतम रखना है तो बोरबरी के नियम से अधिकतम। तो कोई भी ट्रिक बना के आप लोग याद से रख सकते हैं, कोई भी ट्रिक हो, ऐसा भी आप लोग को ट्रिक बैठ रहा है, यही ट्रिक बना के याद रखिए, ठीक है। ये देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में उसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। तो क्या होता है, जो भी जैसे अक्रिय गैस उसका हमेशा बाहर कक्ष में 8 होता है, इसलिए उसकी संयोजकता हमेशा शून्य होता है, वो सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। वो किसी से रिएक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक। जैसे होता है कि इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजकता शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी बाह्यतम कक्ष का अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। जैसे आपस में इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके उनका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन साझा, जैसे सोडियम है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, क्लोरीन को देगा 2 8, जैसे वो होता है ना, जैसे सोडियम का Na लीजिए, ठीक है। तो Na का 11 होता है, तो 11 का 2 8 3 लिखिएगा। क्लोरीन 17 Cl का लिखिए 2 8 7। देखिए इनके पास क्या है, 2 8 3 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 होता है ना यार, 2 8 1 ना होगा क्योंकि 11 है, तो 2 8 1 होगा। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, लास्ट 8 बच के ये भी 8 हो जाएगा। तो इस तरह करना पड़ता है, ठीक है। तो वही बताया जिससे जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या हस्तांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, ठीक है। जिसकी चर्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिएगा। जो आदान प्रदान करता है, जो लेन देन में होता है, वही संयोजकता होता है। जैसे सोडियम का 1 देने की क्षमता है तो उनको संयोजकता क्या आता है, +1। क्लोरीन 1 लेने की है तो उनका क्या होता है, -1। शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में कही गई है। उदाहरण हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता एक ही कही जाती है। क्या कहा जाता है, एक ही कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है, क्रमशः 2 और 3 है। क्या है, 2 और 3, क्योंकि ये 2 दान दे सकता है, मैग्नीशियम का 12 तो 2 8 2, और एल्युमिनियम का 13 तो 2 8 3, तो ये 2 दान दे देगा, ये 3 दान दे देगा, तो वही होगा। फिर नेक्स्ट है, चलते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। क्या होता है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्षा में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का अधिक आसान है। क्या है, एक अध्ययन। इसी कारण देखिए कन्फ्यूज होइएगा आप। इससे क्लोरीन का कितना होता है, 17, तो 2 8 और 7 होता है ना। तो ये इनका संयोजकता, क्योंकि बोला गया कि लास्ट में जो रहेगा वही संयोजकता होता है, तो इनका संयोजकता 7 भी हो सकता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ये यदि ले लेता है तो इस संयोजकता इसका पूर्ण हो जाएगा ना, तो इनका पूर्ण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं के कारण तो लेने आसान है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना क्या आता है, वही बताइए। 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का अधिक आसान है। तो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अधिक आसानी से स्टेबल हो जाएगा।
तो वही बताया गया। तो इनका संयुक्ता क्लोरीन का 7 भी कभी कभी ये ऑप्शन के अनुसार दिया रहेगा, नहीं तो कभी कभी 1 रहेगा, तो 1 मारना है, ठीक है। तो अतः इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया देखिए। विभिन्न प्रकार के सबका संयुक्ता दिया है, जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना 1, हीलियम का 0, लिथियम का 1, यहाँ तोड़ा भी गया देख लीजिए। तो ये चीज कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नहीं और फिर आ गया नियॉन का कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्लोरीन का फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 1 ही ज़्यादातर रहता है, आप लोग को 1 ही मारना है, ठीक है। क्लोरीन का क्या होगा 1 ही होगा, और ज़्यादातर 1 ही रहता है, लेकिन वो समझाने के लिए 7 बताए थे। अष्टक में 7 घटा कर प्राप्त की जाती है, और इस तरह के फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जाता है। तो ऑक्सीजन कितना होता है 2, उसकी परमाणु संख्या 8 होती है, तो 2 6, तो ये 2 लीजिएगा तो हो जाएगा। तो 6 नहीं होगा तो इनका संयोजकता जितना लेने के लिए तो 2 लीजिएगा, तो 2 संयोजकता होगा, ठीक। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजकता शक्ति होती है, क्या होती है, एक निश्चित संयोजकता शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे संयोजकता कहते हैं। तो आप लोग इस तरह देख लीजिएगा क्लास दोस्तों, क्लास इस तरह के देखिएगा ताकि आप लोग को समझ आए, ठीक है, साइंस के लिए। और फिर अभी आप लोग के लिए एक, तो इसको प्रत्येक तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, आप लोग के लिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में देखिए आप लोगों के लिए फिर परमाणु संख्या आ गया, क्या आ गया, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे परमाणु संख्या, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या बताती है। तो पूछ लेता है कभी कभी परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही आप लोग को परमाणु संख्या भी होता है, ठीक है। तो वही बताइए, जैसे परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या बताती है। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। पूछ लेता है परमाणु संख्या किसके द्वारा, तो जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जैसे जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए जेड बराबर 6। इसी प्रकार कार्बन में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन की जितना भी कुल संख्या उतना ही परमाणु संख्या होता है। तो वही बताया गया, ठीक। फिर चलते हैं आप लोग को द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या के बारे में क्या बताया गया, जैसे एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से, क्या बोला, व्यवहारिक रूप से परमाणुओं का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। क्या होता है, जो द्रव्यमान संख्या है तो उनमें क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जो द्रव्यमान संख्या होता है उनको क्या होता है, प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन को भी लीजिए प्लस न्यूट्रॉन को भी लीजिए, तब बनेगा आप लोग को द्रव्यमान संख्या। तो क्योंकि भार है तो भार लीजिएगा तो कोई भी 2 चीज़ को जोड़िएगा तब प्रोटॉन को जोड़िए और न्यूट्रॉन को जोड़िए, देखिए द्रव्यमान संख्या बन जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये परमाणु के द्रव्यमान में कभी कभी ये आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं दे के न्यूक्लियन दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। भी कहते हैं परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु के जो संपूर्ण द्रव्यमान होगा उनका क्या होगा, नाभिक में ही होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए कार्बन द्रव्यमान संख्या 2l है, कितना 2l है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी कारण ये 6 जोड़ दीजिएगा, 6 12 हो जाएगा, 12 द्रव्यमान हो गया। तो वही बताया गया। तो इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 होता है। तो इसमें 13 प्रोटॉन हो गया, 14 न्यूट्रॉन हो गया। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे परमाणु संख्या नीचे दिया जाता है, तत्व का प्रतीक दिया जाएगा, कोई भी तत्व है तो इस तरह ही दिया जाता है। जैसे ये H हीलियम दिया जाएगा तो यहाँ परमाणु संख्या दिया जाएगा, यहाँ द्रव्यमान दिया जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम का Na है तो Na है तो यहाँ परमाणु संख्या 11 दिया जाएगा, सोडियम का 23 दिया जाएगा, इस तरह दिया जाएगा। तो वही चीज़ बताया गया। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे
नाइट्रोजन N है तो 7, इनका परमाणु संख्या ऊपर क्या लिखा जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लेगा तो 7 ही होगा, ठीक है। तो समस्थानिक, समस्थानिक क्या है, समस्थानिक जैसे प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की है जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक जैसे समस्थानिक यानी स्थान एक ही, समस्थानिक का मतलब समस्थानिक मतलब स्थान एक ही। तो ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक से याद कीजिए कोई चीज़। तो पूछ लेता है समस्थानिक में क्या समान होता है क्या भिन्न होता है। तो देखिए समस्थानिक तो परमाणु संख्या तो समस्थानिक ही है, तो वही समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा लेकिन द्रव्यमान जो है संख्या वो अलग होती है। क्या, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लेकर इसके 3 परमाणु स्पीशीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे प्रोटियम का आता है, ड्यूटेरियम का 2 आएगा, ट्राइटेरियम का 3 आएगा। प्रोटियम 1, ड्यूटेरियम यानी 2, टाइटेरियम यानी 3। तो यही चीज़ है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जैसे पहले H1 एक 1 लिखेगा, H1 फिर 2 ऊपर लिखेगा ड्यूटेरियम के लिए, फिर ट्राइटेरियम के लिए H1 और ऊपर 3 लिखेगा, तो वही होगा ना। तो परमाणु संख्या समान है, क्या है इसका परमाणु संख्या तो समान है, एक ही है, लेकिन इनका क्या है द्रव्यमान भिन्न भिन्न है ना, 1 है 2 है 3 है द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो इनका उदाहरण हो गया, पूछ लेगा कभी कभी समस्थानिक का उदाहरण कौन सा है। तो ये हाइड्रोजन याद रखना, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, तीनों समस्थानिक होता है उसका हाइड्रोजन का। तो इस तरह अन्य उदाहरण जैसे कार्बन का 612 भी होता है और 614 भी होता है। क्लोरीन का 1735 भी होता है, 1737 भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कार्बन का 2 होता है, 612 614 और क्लोरीन का 1735 1737। तो इन उदाहरण के आधार पर समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो उनको समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में ही बड़ छिपा है समस्थानिक, स्थान समान होगा इन परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न होगा। तो ये हो गया समस्थानिक का फॉर्मूला या परिभाषा। तो इस तरह हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु को 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होता है, 3 समस्थानिक, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, प्रोटियम 1 ड्यूटेरियम 2 ट्राइटेरियम 3। तो पूछता है, याद रखना है। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण का क्या होता है, भिन्न होता है। इनका रासायनिक गुण समान, समस्थान बहुत इंपॉर्टेंट। समस्थान, स्थान समान है तो इसका रासायनिक गुण तो समान ही होगा ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो रासायनिक गुण समान होगा, लेकिन भौतिक जो फिजिकल गुण है उनका क्या होगा, अलग अलग होता है। जैसे प्राकृतिक में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 U 137 U होता है, ठीक है। और जो कि 3:1 के अनुपात में होते हैं। जब ये प्रश्न उठता है कि 3:1 के रूप में होगा तब प्रश्न उठेगा किसी द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु द्रव्यमान बनाना चाहिए। आइए हम इसे समझते हैं। जैसे क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान हो गया 35 गुना 1 75/100 प्लस 37 गुना 25/100। तो इस तरह करके निकाल दिया 35.5 U। तो ये चीज़ डायरेक्ट यही याद रखिए, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान दोनों जोड़ के डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो किसी प्राकृतिक तत्व, कोई भी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है, पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या, परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अगर किसी एक तत्व कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप से उपस्थित है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा, ठीक है। यही चीज़ बताया गया। तो चलिए फिर देर ना करते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। क्लोरीन का परमाणु आप लोग याद ही रखना है 35.5 U। इसका तात्पर्य हुआ कि आप जो है क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इससे क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और उसका द्रव्यमान इतना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, जो समस्थानिक के अनुप्रयोग के बारे में बताया गया, ठीक। निम्नलिखित में
नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यूरेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? समस्थानिक के रूप में, परमाणु भट्टी में। कैंसर का उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर के कोबाल्ट जो वो समस्थानिक का ही उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग का इलाज आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसका? आयोडीन का। समभारिक, समभारिक यानी क्या वर्ड से ही आ रहा है ना, समभारिक यानी भार समान होगा, इनका परमाणु संख्या अलग अलग होगा। तो ये चीज़ शब्द से ही आ जाता है। दो तत्व कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 20 और आर्गन की परमाणु संख्या क्या होता है? 18। लेकिन परमाणु संख्या तो भिन्न है, बट इनका द्रव्यमान दोनों का 40 ही होगा। परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होता है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 ही है, बोले ना 40 ही है, बट इसका परमाणु संख्या क्या भिन्न है। इसलिए समभारिक हो गया ना, दोनों समान ही है तो द्रव्यमान, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियन की संख्या समान है। अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और समभारिक कहा जाता है। जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उनको क्या कहा जाता है? समभारिक। ये सब पॉइंट है, आप लोग याद कीजिएगा। जैसे आपने क्या सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने क्या सीखा, बताओ भाई, कमेंट करो क्या सीखा आपने। तो उसका खोज किस, केनाल रे का खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। कौन कौन वीडियो पूरा देखते हैं। केनाल रे जो था वो किसने खोज किया था? पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास आने का मन करता है, इसे लाने का मन ही नहीं करता। आप लोग लाइक भी ज़्यादा नहीं रहता, कमेंट भी नहीं रहता। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे टॉमसन और गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने और प्रोटॉन से क्या बताए थे, ठीक। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। तो बहुत जगह आप लोग को देखिए इंपॉर्टेंट है ये पर, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन का भी रहता है लेकिन रदरफोर्ड भी किया था, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग को मारना। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं। कौन? टॉमसन ने धनात्मक गोले में धसे होते हैं। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का परिकर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की था। पूछा परमाणु केंद्र की खोज किसने? अल्फा कणों के परिकर्णन से हुआ था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु केंद्र बहुत छोटा केंद्रक होता है। किसने? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। और इलेक्ट्रॉन केंद्र चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता को इस मॉडल को व्याख्या नहीं किया जा सकता। फिर आ गया नील बोर। कौन आया था? फिर नील बोर आया गया था, जो कि परमाणु के मॉडल का अधिक सफल था। इन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बारीक कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। क्या होता? कम क्रियाशील होता। फिर चैडविक आया। चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किया था। परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन पे अनावेशित, यानी कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे, ठीक है। न्यूट्रॉन पे अनावेशित होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु कक्षा में के एलिमेंट का नाम दिया गया था। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। परमाणु का द्रव्यमान संख्या केंद्रक के विद्यमान न्यूक्लियन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच को ही बोला जाता है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सारा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़िए मन से, आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा, सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। मेरा काम है आप लोग को सही रास्ता दिखाना, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है आप लोग को सही रास्ता दिखाना, ठीक है। तो अभी देखिए 12 बज गया है, लगभग 12 साढ़े 12 बज गया है। नाइट में वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग लगता होगा कि
मैं देखिए आप लोग को यदि अपने लिए मैं वीडियो बनाता तो सब पॉइंट एक एक पॉइंट पढ़ाता, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको सिर्फ पढ़ाता हूँ, ताकि मेरा भी समय बचे, आपका भी समय बचे। मेरे पास भी टाइम नहीं रहता दोस्तों, अपना अपना सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपना अपना तैयारी काम में व्यस्त रहते हैं, ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। तो अपने अपने तैयारी कीजिए। अब अच्छे से वीडियो देखिए आप लोग, सही गाइड यदि कर रहा है कोई तो उसे फॉलो कीजिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से यदि कोई गाइड कर रहा है वो चीज़ आप भटकते नहीं हैं, वो बुक फॉलो कर लेते हैं तो सिलेक्शन जल्दी मिलता है, सक्सेस जल्दी मिलता है। तो आप लोग भटकिए मत, जितना बता रहा हूँ उतना करते जाइए। उसके बाद आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। जो भी स्टूडेंट 10th का नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पास ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जितना टेस्ट मारिएगा तभी आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। तो गला अभी थोड़ा लगा ये ऐसे, कारण कभी कभी आवाज़ में प्रॉब्लम होता होगा, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो